तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो अलग अलग कंट्री के दो राजकुमार एम्पर के सामने खड़े होकर उसकी बेटी हिनाइल का हाथ मांग रहे होते हैं शादी करने के लिए। पहले राजकुमार का नाम चेटर होता है और एक बहुत ही वेल्दी फैमिली से आता है। दूसरे राजकुमार का नाम रजट होता है और ये भी एक बहुत वेल्दी फैमिली से आता है, लेकिन अभी बस एक प्रिंस है। एम्पर इन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों में से मेरी बेटी हिनाइल का हाथ कौन लेगा। तब चेटर एम्पर के सामने आता है, उनसे कहता है कि ये वही वुमेन है जो कि मैं बहुत दिनों से इनसे प्यार करता हूँ और मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ। तब रजत से कहता है कि यहाँ पर 5 और राजकुमारी है, क्या तुम इन 5 में से किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि इस वुमेन को मैं बहुत दिनों से लाइक करता हूँ। अब ये देखने के बाद आसपास के सारे लोग गॉसिप करने लगते हैं कि ये दोनों काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली से आते हैं। चेटर जो कि एक बहुत ज्यादा धनी परिवार का लड़का है, वो हिनाइल से शादी करना चाहता है। ऊपर से त्रिकास का राजकुमार हिनाइल से शादी करना चाहता है। हमने तो ये भी सुना है कि चेटर राजकुमार हिनाइल को काफी लंबे समय से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये तो रोमांटिक होने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन त्रिकास साम्राज्य के अंदर हमारे लोगों ने यानी कि हमारे महाराज ने हमला करने की कोशिश की थी। इस वजह से वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से हार गए थे, जिस वजह से हमारे एम्परर ने त्रिकास साम्राज्य के राजकुमार को एक राजकुमारी देने के लिए वादा किया था, ताकि दोनों देशों के अंदर शांति बने रहे। लेकिन अब प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ चुकी है कि मजिस्ट्री हिनाइल को किसे वेट करेंगे, त्रिकास को या फिर चेटर को। तब यहाँ पर हमारी मेन लीड को दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है कि इसका आंसर मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने फ्यूचर में जाके ये चीजें एक्सपीरियंस कर लिया है कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। जिसके बाद हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिनाइल प्रेग्नेंट होती है और एक कैरेज में कहीं पर जा रही होती है और वो काफी ज्यादा दर्द में होती है। तब उसकी मेड उससे कहती है कि योर हाइनेस, क्या आप ठीक है। हिनाइल मुस्कुराते हुए कहती है कि दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दिया ये हिनाइल का पर्सनल मेड होती है, लेकिन दिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि एक गर्भवती महिला को उसके आखिरी महीनों में ऐसी खतरनाक यात्रा पर भेजना क्या ये कठिन नहीं है, वे लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तब हिनाइल हंसते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैं उस घर में इस बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती हूँ। दिया तब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप उस घर में कैसे इस बच्चे को जन्म दे सकती है जहाँ पर आपका खुद का पति एक दूसरे रखेल के साथ मौज मस्ती कर रहा है। महल के सारे लोगों को एक बात पता है, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में लेके बहुत ज्यादा गपशप कर रहे हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हिनाइल इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा सच थी। हिनाइल तब दिया से कहती है कि तुम उसके बारे में लेके ऐसी बातें मत करो, मैं तो वैसे ही खुश हूँ क्योंकि ये बच्चा मेरे पास अब आने वाला है और ये बच्चा जैसे ही मेरे पास आएगा, अब इससे पहले कि वो अपनी बात को पूरी कर पाती तभी उसका दरवाजा ओपन होता है और कोई उसे कहता है कि तुम बाहर आओ। तब दिया उस लड़के से कहती है कि क्या तुम हमें इतना खतरनाक बर्फ वाली जगह पर उतरने के लिए कह रहे हो। वो गाड़ी वाला लड़का उससे कहता है हाँ, क्योंकि हमें गाड़ी की मरम्मत की जरूरत है, इसलिए तुम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। अब वे लोग हिनाइल को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन दिया जब हिनाइल के साथ आने लगती है तब वो लोग दिया को मना कर देती है कि तुम यहीं पर रुको, हमारे साथ नहीं आ सकती। इससे दोनों लड़कियां परेशान हो जाती है। हिनाइल उससे कहती है कि दिया उसके साथ क्यों नहीं आ सकती, लेकिन वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसको ले जाने लगते हैं। अब हिनाइल तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो उन दोनों से कहती है कि मेरा हाथ छोड़ दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी मालिक बच्चे को अपने गर्भ में लेके घूम रही हूँ। वो दोनों कहते हैं कि हाँ हमें मालूम है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ते। लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है, देखो मुझे पहले से ही पता था कि ये सब होने वाला है, इसलिए मैं इतना दूर जाना नहीं चाहता था। अब उस इंसान को देखकर हिनाइल काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि हनी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अभी हमें उस इंसान का चेहरा तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो हिनाइल को दोनों बाजुओं को पकड़कर ड्रैग करते करते वो पहाड़ी के एक छोर पर लेके आ जाता है और उससे कहता है इसाबेला मेरी पत्नी बनने के लिए काफी ज्यादा जोर दे रही है, इसलिए मेरे पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हिनाइल काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वो डरने लगती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो, मेरे पेट में तुम्हारे नाम का बच्चा है और वो कुछ ही दिन में बस इस धरती पर आने वाला है। लेकिन उसका सो कॉल्ड हनी कहता है कि तुम और तुम्हारा बच्चा अब दोनों इस दुनिया से खत्म होने वाले हमेशा हमेशा के लिए। जिसके बाद वो उसे पहाड़ी से धक्का दे देता है और हिनाइल यहाँ से पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। लेकिन तभी उसका अचानक से आंखें खुल जाती है, वो अपने बेड पर होती है और वो जोर से चिल्ला कर उठती है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तभी वहाँ पर दिया आती है। वो कहती है कि योर हाइनेस, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा। वैसे मैं आपको बता दूं, त्रिकास से वो लोग कंपनसेटर लेने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि उस लड़ाई में हम लोग हार गए थे, इसलिए हमें उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। और इस लड़ाई के दौरान इतना ज्यादा हंगामा हो गया था, इसलिए शायद से आपको एक बुरा सपना आया होगा। तब हिनाइल दिया से पूछती है क्या सेलर यहाँ पर फिर से आ रहा है। तब दिया सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो कहती है फिर से, लेकिन वो तो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि महाराज ने प्रॉमिस किया था कि सेलर की एक राजकुमारी को वो लोग प्रिंस को दे देंगे, इसीलिए ये समारोह होने वाला है और वो अपनी ब्राइड को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ रहा है। तब यह सुनकर हिनाइल थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या, लेकिन ये तो 2 साल पहले की बात है,
इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 साल पहले की पास्ट में जा चुकी हूँ। जिसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग गॉसिप कर रहे होते हैं कि देखो ये तो ब्रिकट साम्राज्य का दूसरा राजकुमार रजत ब्रिकट है। उसकी आंखों की ओर देखो, उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं है, और जब वो खून देखता है तब तो ऐसा लगता है कि मानो जैसे कि पागल हो गया हो। अगर ये लड़ाई के मैदान में आ गया तो समझो उस लड़ाई को जीतना नामुमकिन हो जाता है। अगर ये ना होता तो हम आज ये लड़ाई जीत जाते और हमें ये चुकती नहीं करना पड़ता। तब दूसरी लेडी उसे कहती है कि चुप करो, वरना वो पागल आदमी तुम्हारी बातें सुन लेगा, फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे हमें मालूम पड़ा है कि वो 5 राजकुमारियों में से किसी एक को चुन सकता है और उसके साथ शादी कर सकता है। मैंने ये सुना है कि वो किसी भी राजकुमारी को चुन सकता है शादी के लिए, और वो अपना राजकुमारी बना सकता है। लेकिन ये बात सच है कि वो अभी क्राउन प्रिंस नहीं है। यहाँ तक कि ब्रिकट साम्राज्य में उसका कोई भी राब्ता नहीं है, यानी कि उसके पास कोई भी पावर नहीं है जो अपनी पावर को दिखा सके। बस वो एक छोटा सा राजकुमारी है। जबकि हिनाइल ऊपर से इन सब की बातें सुन रही होती है और फिर कहती है 2 साल पहले सारे लोग यही सोच रहे थे कि इस राजकुमारी के नसीब में कितना ज्यादा बदनसीबी है कि उसने क्राउन प्रिंस से यानी कि इस राजकुमार से शादी की, जबकि इसके पास कोई भी पावर नहीं है। लेकिन सिर्फ मुझे ही पता है कि आगे क्या होने वाला है। त्रिकास का एम्प्रेस बहुत ही जल्दी बीमारी से मरने वाला है, जिसके बाद सारे सक्सेसर में लड़ाई होने वाली, जिस लड़ाई में ये बंदा जीत जाता है और उस साम्राज्य का एम्परर बन जाता है। और जिस राजकुमारी को उसने चुना था वो वहाँ की एम्प्रेस बन जाती है और मैं मारी जाती हूँ, वो भी अपने पति के हाथों। और वो और कोई नहीं, वो काउंट चीटर है। जबकि उसने कहा था कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जैसे मैं गर्भवती बनी वो मुझसे प्यार करना छोड़ दिया, बल्कि वो मेरे पीठ पीछे या फिर ये बोलो कि मेरे आंखों के सामने वो किसी दूसरी औरत के साथ रंगरलियां मनाने लगा था। लेकिन वो एक नंबर का झूठा और कमीना था। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं अपनी बच्ची को बचा लूंगी। जिसके बाद तो दिया से कहती है कि अलमारी के अंदर जितने सारे कपड़े और गहने हैं सब बाहर निकालो। दिया हैरानी से फिर से पूछती है, क्या सारे कपड़े? हिनाइल उससे कहती है कि हाँ सारे कपड़े, क्योंकि महल के अंदर मेहमान आए हुए हैं और इसलिए मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होना है। ऊपर से आज किसी एक प्रिंसेस को चुना जाएगा, इसलिए मुझे और अच्छे तरीके से तैयार होना पड़ेगा। दिया अलमारी से कपड़े निकालते हुए उससे कहती है, लेकिन क्या तुम राजकुमार चेटर से शादी करना नहीं चाहती हो? वैसे भी 5 राजकुमारियां तो है जो कि त्रिकास के राजकुमारी बनने वाली हैं। तो क्या एम्प्रेस उन 5 को छोड़कर तुम्हें त्रिकास भेजेंगे? दिया हिनाइल को तैयार करते हुए कहती है कि चाहे मैजेस्टी कितने भी आपके प्रति जैसे भी व्यवहार करते हो, लेकिन वो एक बात जरूर सुनिश्चित करेंगे। वो हमेशा से चाहते थे कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो तुमसे बहुत ही तहे दिल से प्यार करे। हिनाइल कहती है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा। वैसे भी चेटर के साम्राज्य से आने वाले बहुत सारे टैक्सेस के कारण यहाँ पर मैजेस्टी उसे वही लड़कियां देंगे जिसे चेटर चाहता हो। हाँ मानना कि ये बात सच है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा एरोगेंट नहीं हो जाएगा कि क्राउन प्रिंस मुझे एक हाफ ब्लड प्रिंसेस के रूप में चाहता है जो एक दासी से पैदा हुई हो, इसलिए एम्प्रेस मुझे उसके वाइफ के रूप में उसे दान कर देंगे, जैसे कि उसने मेरे प्रीवियस लाइफ में किया था। जबकि हिनाइल बहुत ज्यादा तैयार हो रही थी, लेकिन वो दिया से कहती है, क्या इससे और ज्यादा सुंदर कोई चीज नहीं है जिससे मैं और ज्यादा सुंदर देखूं और आकर्षित लगूं? तब ये सुनकर दिया थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि योर हाइनेस, आप ही वो थी जो हमेशा से कहती थी कि मुझे सबसे अलग दिखना नापसंद है, लेकिन आज आपको क्या हो गया है अचानक से? तब हिनाइल तैयार होते हुए अपने मन के अंदर सोच रही थी कि इस लाइफ में मैं प्यार जैसी बकवास चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करूंगी। कोई मुझे प्यार करे या ना करे मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगी कि मेरे बच्चे को सही सलामत इस धरती पर लाऊंगी और उसे किसी भी प्रकार का चोट ना लगे। जिसके बाद मैं अपने बच्ची को इस साम्राज्य का राजकुमार बनाऊंगी और इस लाइफ में मुझे और मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मैं अपने हाथों से हम दोनों का भविष्य चेंज कर दूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट में हम हिनाइल के मॉम का बर्थडे का समारोह दिखाया जाता है। यहाँ पर हिनाइल के मॉम हिनाइल से कुछ कह रही होती है, लेकिन हिनाइल अपने ही थॉट में कहीं पर खोई थी। उसकी माँ जब 2-3 बार चिल्लाती है तब हिनाइल अचानक से होश आता है। वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे बुला रही थी। उसकी माँ मुझसे काटा चम्मच मांगते हुए कहती है कि तुम आज अपनी मॉम के बर्थडे पर आई हो इसे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन तुम कहीं पर खो गई हो। तब हिनाइल अपने मन के अंदर कहती है कि मेरी मॉम यहाँ की मेड थी और उतना ज्यादा सुंदर थी कि राजा की नजर उसके ऊपर पड़ गई, जिस वजह से उसे घसीट कर राजा के कमरे में लेके गया और मेरे यहाँ पर पैदा होने के बाद वो यहाँ की रखेल बन गई और वो 5 रखेलों के बीच में रहती थी, जिस वजह से उन्हें यहाँ पर घुटन का सामना करना पड़ता था। जबकि उसकी मॉम हिनाइल से कहती है कि काउंट फिल यहीं पर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि औपचारिक रूप से वो यहाँ पर किसी को शादी के लिए प्रस्ताव देगा। वैसे मैंने सुना यहाँ की नॉर्मल ह्यूमन से लेके प्रिंसेस तक भी काउंट फिल के रूप से लेके बहुत ज्यादा मोहित है। तो क्या इस चीज से हमें आभारी फील होना चाहिए? वो हिनाइल को केक का एक पीस काट के देती है और हिनाइल से कहती है कि मुझे पता है कि काउंट फिल मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, भले ही मैं एक निम्न यानी कि छोटे खानदान से आई हूँ। तब हिनाइल
हिनाइल भी सोचती है कि पास्ट में मैं भी ऐसे ही सोच रही थी कि ये भी इतना ज्यादा मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी और बहुत ज्यादा ग्रेटफुल भी थी कि इसने मुझे चुना है। लेकिन अभी मुझे पता है कि ये मेरे साथ लास्ट में क्या करने वाला है। अब ये सब बात सुनकर हिनाइल फिर से एक बार गहरे सोच में पड़ जाती है। वो कहते हैं कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इस बार मैं फेथ को चेंज करने वाली हूँ। मुझे रजत रुचट को अपने प्रस्ताव में लाना ही होगा और मुझे उसको कहना पड़ेगा कि वो मुझे ही चुने। वैसे भी लोग कहते हैं कि वो लड़ाई और खून खराबे में इतना ज्यादा माहिर है कि उसे किसी भी दूसरे चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब से उसने महल में प्रवेश किया है तब से उसने अपना मुंह नहीं दिखाया है। ऐसा लगता है वो शाही बैंक्वेट को छोड़कर किसी भी चीज में भाग लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं रखता। वैसे भी मेरी ऐसी हाफ ब्लड प्रिंसेस को उसके पास जाने के लिए कोई भी कारण नहीं है। और आज मेरा माँ का जन्मदिन है और पिछले जन्म में आज मेरी माँ के जन्मदिन के दिन ऐसा कुछ हुआ था जो कि मैंने कभी नहीं सोचा था। आज के दिन प्रिंस ब्रिकट ने एक अननोन इंसान को जान से मार दिया था। जिसके बाद यहाँ का सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रिंस ब्रिकट का कुछ सामान यहाँ पर चोरी हो चुका है और वो वाइस कैप्टन पर चोरी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। तब वो बंदा कहता है लेकिन ये बात तो गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर उनसे कुछ गलतफहमी हुई होगी। वैसे भी मुझे तो ये भी नहीं पता है कि प्रिंस ब्रिकट ने क्या खो दिया है। तब हमें उस लड़की का चेहरा दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो हिनाइल होती है। हिनाइल कहती है कि देवी का एक रुमाल चोरी हो गया है जिसके बाहरी सतह पर देवी का एक चिन्ह भी था और उस देवी के चेहरे में आंखों में एक बैगनी कलर का रत्न जुड़े हुए थे। जबकि हिनाइल अपने मन के अंदर कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस आदमी ने उस चीज को कैसे चुराया और क्यों चुराया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो चीज क्या है और मुझे वो चीज कहाँ पर मिलेगी। तब हिनाइल उससे कहती है कि तुम ही इसके मालिक हो, तुमने इसे चुराया है ना। तब ये सुनकर इंसान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। जबकि हिनाइल अपने मन के अंदर सोच रही थी कि अगर रजत ब्रिकट को इसके बारे में पता चलेगा तो इसे तुरंत ही मार देगा। वैसे भी कल इसे पता चल जाएगा मेरे पास्ट लाइफ के हिसाब से, फिर वो इसे मार देगा। लेकिन इस लाइफ में मुझे इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे इस जानकारी का यूज करना पड़ेगा। हिनाइल उस व्यक्ति से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हाइनेस की सारी गलतफहमियां यहाँ पर दूर करने के लिए आई हूँ। हिनाइल उससे ये भी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे बोल दूंगी कि मुझे ये पश्चिम दिशा की ओर मिली और मैं इसके मालिक को नहीं जानती थी, इसलिए मैंने अब तक इसको रखा था। लेकिन अगर तुम मुझे ये चीज अभी दे देते हो तो मैं हाइनेस के पास इसे लेके जाऊंगी और मैं बता दूंगी कि ये मेरे पास ही था और मैं इसे वापस करना चाहती थी और मैं उन्हें सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी और मैं उन्हें ये भी बता दूंगी कि मैं वही व्यक्ति था जिसको इसे पाया था। इसको लेके मैं तुम्हारे बारे में जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तो तुम चिंता मत करो। तब वो इंसान बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे प्लीज करता है और वो चीज उसे देते हुए कहता है कि प्रिंसेस क्या आप बिना किसी गलतफहमी के अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से संभाल लूंगी। तब हिनाइल उसे कहती है कि तुम ये सब चीजों मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो इंसान इस चीज को देकर वहाँ से रफा दफा हो जाता है। तब हिनाइल के जान में जान आती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि ये काम हो गया और उस वस्तु को देखते हुए कहती है कि ये तो मेरी उम्मीद से भी काफी ज्यादा अच्छा दिखता है। मतलब ये मेरी लाइफ का पहली बार है जो मैंने इसको बहुत ही नजदीक से देखा था। वो उस रुमाल को देखते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये आइटम बहुत ज्यादा मूल्यवान होने वाला है। वो अपनी हुडी निकाल कर उसी अंधेरे में बैठी हुई थी। वो इस आइटम को देखते हुए सोच रही थी कि वैसे मैंने सुना है कि रजत ब्रिकट इस आइटम को अपने से दूर होने नहीं देता। वैसे मैंने अफवाह में ये भी सुना था कि ये इसकी माँ की चिन्ह था जो कि गुजर चुकी है, लेकिन अगर ये चीजें मेरे पास होगी तो मेरे पास एक चांस होगा कि मैं उससे बातचीत कर सकती हूँ। अगर मैं किसी तरीके से उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकूँ और उसके साथ बातचीत कर सकूँ कि मेरे प्रस्ताव रखने के लिए वो हाँ बोलता है कि नहीं। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जोर जोर से हवा चलने लगती है, जबकि किसी ने उसके गर्दन के पास तलवार रख दिया था, जिसे वो चौंक जाती है। हम देखते हैं कि रजत विकट होता है। वो कहता है कि जैसे मुझे चोर मिलने वाला था मैं तुरंत ही उसे ऑन द स्पॉट मारने वाला था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस देश की एक राजकुमारी उस चोर का भला करने की। मैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ उसे मारने के लिए। नाइल रजत विकट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी और डर के मारे थर-थर कांप रही थी। उसके हाथ में वही वाला चिन्ह था। वो कहती है कि मुझे साउंड क्यों नहीं आया, कि ये कब आ चुका है। अब उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन जैसे ही रजत विकट हिनाइल के हाथ में वो रुमाल देखता है उसका आपा खो जाता है और तुरंत ही वो हिनाइल के ऊपर झपट्टा मार देता है। वो इधर उधर कुछ नहीं सोचता बल्कि वो सीधा हिनाइल की ओर बढ़ता है। हिनाइल जब उसकी आंखों में देखती तब वो कहती है कि इसकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं है, जबकि वो सीधा हिनाइल के ऊपर गिरता है और अब उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी पूरी बॉडी से एक रेड कलर की ऑरा बाहर निकल रही थी। और वो तुरंत हिनाइल के पास से उस चीज को ले लेता है और एक रिलीफ फील करता है, जिसके बाद वो हिनाइल से दूर हो जाता है और कहता है कि थैंक गॉड कि मुझे ये चीज बहुत जल्दी मिल गई, वरना मैं किसी को मार ही डालता। अच्छा हुआ कि ये चीज मुझे अभी मिल गई, अगर ये घटना थोड़ी देर बाद और होती तो यहाँ पर कुछ एक बहुत बड़ा घटना घट सकती थी। जबकि हिनाइल से दूर जाकर सीधा अपने स्वॉर्ड को उठा लेता है। ये देख कर हिनाइल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है इसने अपना तलवार को उठा लिया, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस लाइफ में मैं इसके तलवार के हाथों मारी जाऊंगी और मुझे एक चोर करार दे दिया जाएगा। अब रजत विकट अपनी तलवार लेके उसके सामने खड़ा हो जाता है, जबकि यहाँ पर हिनाइल अपने घुटनों के बल वहाँ पर गिरी हुई थी और उसे रजत विकट से कहती है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन
लो, मैंने ऐसे नहीं चुराया और न ही मैं इसे छुपाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि मैं तो इसे कल तुम्हें लौटाने वाली थी। मैं पूरी तरीके से तैयार होकर जाने वाली थी तुम्हारे पास। तब रजत अपनी तलवार को अंदर रख लेता है और उसे कहता है कि एक चोर के लिए अपने आप को खतरे में डाल रही हो और कल तुम मुझसे मिलने भी वाली थी, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि वो चोर तुम्हारा कोई एक गुप्त प्रेमी होगा? तब हिनाइल उसे तुरंत ही कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान थी कि आप उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते मार न दो, और अगर ये मर जाता तो हम दोनों के राष्ट्रों के बीच में बहुत ज्यादा जंग छिड़ जाती। इसी वजह से मैंने ये सब रोकने की कोशिश की। तब रजत हिनाइल की बात सुनकर हंसता है और हंसते हुए कहता है कि क्या झूठ मूठ का रोना दिखा रही हो? अगर सच में तुम अपने देश के बारे में इतना ज्यादा सोचती हो तो तुमने उन लड़ाइयों को क्यों नहीं रोका जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले थे आगे चलकर? जिसके बाद वो वहाँ से जाके एक जगह पर बैठ जाता है एक किंग की तरह। लड़ाई के दौरान जितने सारे सैनिक मारे गए हैं उन सारे सैनिकों का ब्लड जो है अभी भी उबल रहा है और उनकी स्मेल अभी भी मेरे नाकों तक पहुँच रही है। तब ये सुनकर हिनाइल थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है कि मुझे माफ करना, सेलर को ये सब रोकना होगा क्योंकि वो लोग तरीकास के साम्राज्य पर यानी कि उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल तो उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए थी और ये सब खून खराब न रोकना चाहिए था। तब हिनाइल उससे कहती है कि मेरे पिता ने प्रॉमिस किया था त्रिकास राज्य के राजा से, उन्होंने इस लड़ाई को रोकने के लिए 5 राजकुमारियों में से एक को देने का वादा किया था। तब रजत उससे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि वो राजकुमारी साइला को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, इसलिए उसने बदले में कैनल सिटी और एक बेटी की पेशकश की। वैसे तो मैंने सुना है कि सेलर की 5 रखेले है और 5 रखेलों में से 5 राजकुमारियाँ पैदा हुई है, तो तुम उन 5 में से एक हो। तब हिनाइल उससे कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। जिसके बाद वो रजत से पूछती है क्या योर हाइनेस आपके पास ऐसी कोई महिला है जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो या फिर उसका डिजायर रखते हो? तब रजत ये बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो उसे बताता है कि नहीं, इसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा है। तब हिनाइल भी अपने मन के अंदर सोच रही थी कि मैंने भी ठीक ऐसा ही सोचा था। मेरे पास्ट लाइफ में वो हर किसी को एक झुकलाहट की नजरों से देख रहा था, सारी परेशानियों से दूर होने के लिए। वो उन 5 राजकुमारियों में से किसी को भी दिलचस्पी नहीं रखता था। वैसे भी अफवाह तो ये भी थी कि उसे किसी भी राजकुमारी या फिर किसी भी महिला को पास ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। उसने पूरे जीवन में बस एक ठंडी लाइफ जी और अपनी एक पत्नी से एक उत्तराधिकारी पैदा करने के अलावा वो ज्यादा उससे बात नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसका बच्चा एक युवराज बन गया और मेरा बच्चा। जिसके बाद वो रुक जाती है, लेकिन तुरंत ही वो उससे कहती है तो प्लीज इस बार मुझे चुनना। तब यह सुनकर रजत बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन हिनाइल उससे कहती है कि मैं कल इसी के बारे में तुमसे मिलने के लिए योजना बना रही थी। अगर तुम मुझे चूज करते हो तो तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करूंगी। पहले तो रजत इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन फिर वो स्माइल करता है। जिसके बाद वो मोमबत्ती उठाने लगता है और उसे कहता है मैं अपने पिता से बहुत ज्यादा परेशान था। पहले तो हम लोग लड़ाई में हमारी जीत के बाद पराजित देश की बेटी से शादी करने के लिए मुझे पूछने के लिए, मतलब मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन मुझे ही चुना गया था। लेकिन ये अब तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। जिसके बाद रजत माचिस ढूंढता है और मोमबत्ती को जला देता है। मोमबत्ती वो जैसे जलाता है यहाँ पर नायल की आंखों में बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन रजत उससे कहता है कि देखने में तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और उसे लग रहा है लड़ाई का जो मुआवजा है वो काफी ज्यादा अच्छा है, और वो उसकी ओर देख रहा था। और ये मुआवजा वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक अंडरवियर में बैठे हुए घुटनों के बल एक महिला जो कि मुझे शादी का प्रस्ताव देने के लिए आई थी। तब ये सुनकर हिनाइल को एहसास होता है कि हाँ कुछ तो बोल रहा है भाई। हिनाइल को जब इस बात पर एहसास होता है तब वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और अपने दोनों हाथों से अपने आप को ढकने लगती है। तब यहाँ पर रजत उससे कहता है कि तुम अपने आप को क्यों ढक रही हो? तुमने अभी तो कहा कि तुमको मेरी वाइफ बनना है। अगर तुम सच में मेरा दिल जीतना चाहती हो तो ठीक है, फिर मेरा मनोरंजन करो और मुझे खुश करो। इससे हिनाइल तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे यहाँ पर करना क्या चाहिए, लेकिन उसने अपने मन के अंदर ठान लिया था अगर इस लाइफ में उसे सरवाइव करना पड़ेगा तो चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगी। अगर उसे अपना फेट को चेंज करना पड़ेगा तो चाहे उसे कुछ भी करना पड़े सरवाइव करने के लिए वो करने के लिए तैयार है, और उस बच्चे के लिए जिसे वो दोबारा मिलने वाली है। इसके बाद वो अपने कपड़े हटाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बॉडी आकर्षित कर रही है और इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो फिर मैं यही करूंगी। जिसके बाद वो पूरा वस्त्रहीन हो जाती है, जिसे देखकर रजत की आंखें चौड़ी हो जाती है। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़की कितनी ज्यादा बोल्ड है, जबकि हिनाइल उससे कहती है क्या ये मेरी साइड तुम्हें पसंद आ रही है? वो दोनों आमने सामने खड़े थे, जबकि रजत उसे देखते हुए हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा अजीब हो। खैर मैं तुम्हें अजीब तो नहीं बोल सकता, तुम एक यूनिक लड़की हो जो कि किसी के भी मन में जिज्ञासा पैदा कर सकती है और क्यूरियोसिटी तो भर भर के पैदा कर सकती है। जिसके बाद वो अपने कोट का बटन को ओपन करने लगता है, जिसे देख के हिनाइल काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो मन के अंदर सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ से कैसे निकलूँ, ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा अजीब हो गया
गया है। लेकिन हम देखते हैं कि रजत अपने कोट को ले जाकर हिनाइल को दे देता है। उसे कहता है कि पीछे मुड़कर इसे पहन लो। सच कहूँ तो तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, लेकिन मैं इतनी दूर बस एक लड़की की खाली बॉडी देखने के लिए तो नहीं आया हूँ। जिसके बाद वो जाके फिर से बैठ जाता है और उसे कहता है कि इससे पहले की चीजें और ज्यादा बोरिंग हो जाए, तुम मुझे इसका कारण बताओ कि तुम इतनी दूर तक क्यों गई। मतलब तुमने ऐसा फैसला लेने के लिए सोचा कैसा? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जरूर कोई ठोस रीजन होगा, और इस रीजन को जानने के लिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। तो तुम सच सच बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब हिनाइल उसे कहती है कि एक आदमी है जो मुझे प्रपोज करना चाहता है और मेरे पिता उसे मुझे दे देंगे, लेकिन मैं उसे बिल्कुल नहीं चाहती। तब रजत उसे कहता है तो फिर उसे रिजेक्ट कर दो। तब हिनाइल उसे कहती है कि मेरे पास अब दूसरा कोई चारा नहीं है, इसलिए मुझे उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। योर हाइनेस, आप त्रिकास के एक राजकुमार है, उससे पहले कि आप मुझे चूज कर ले अपना वाइफ बना ले ताकि वो मुझे प्रपोज ना कर पाए। तब रजत उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उस आदमी से सचमुच में बहुत ज्यादा घृणा है, लेकिन ये जुए का खेल काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ये एक बाघ से बचने के बाद एक ड्रैगन के जबड़े में जाकर फंसने वाली जैसी बात हो गई। जिसके बाद वो मोमबत्ती को उठाता है और धीरे धीरे हिनाइल के पास जाता है। वह हिनाइल से कहता है कि मैंने अफवाह सुनी है कि मेरी कुछ बात है सेलर तक भी पहुंच चुकी है, और वो हिनाइल के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाता है, जिसे देख कर हिनाइल काफी ज्यादा कांप रही होती है। जबकि रजत उसके होठों को छूते हुए कहता है, तुमने तो सुना ही होगा कि मैं एक जानवर जैसा हूँ, यानी कि एक जानवर से भी बदतर हूँ। मैं पैदा ही हुआ हूँ सबको मारने के लिए, एक ऐसा इंसान जो कि अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ता और कुछ गड़बड़ होने पर सीधे मौत की सजा सुना देता है, तो तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। जिसके बाद वो धीरे धीरे करके उसका चिन्ह को पकड़कर सीधा गला पकड़ लेता है और उसके गले को दबाते हुए उसे कहता है कि एक ऐसा आदमी जिसको खून से बहुत ज्यादा प्यार है, उसे खून बहाना बहुत ज्यादा पसंद है, लड़कियों के पास रहने से ज्यादा मुझे खून बहाना बहुत ज्यादा पसंद है, तुम इस बात का ध्यान रखना। तब हिनाइल उसे कहती है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहती हूँ। अब रजत उसे कहता है कि कौन सी बात तुम पूछना चाहती हो। हिनाइल उसकी ओर देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। उत्तराधिकारी पैदा करना भी एक वाइफ का परम कर्तव्य होता है। तुम्हें मुझसे प्यार करने की जरूरत नहीं है, बस तुम ये ध्यान रखना कि जो बच्चा मैं तुम्हारे लिए पैदा कर रही हूँ वो उत्तराधिकारी बन जाए और वो सुरक्षित रूप से बड़ा हो जाए। अगर तुम इसके लिए वादा कर रहे हो तो फिर मैं इसके अलावा और तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। जिसकी बात सुनकर रजत थोड़ा सा सोचने लगता है। अब इससे पहले कि वो कुछ आंसर देता तब यहाँ पर दिया की आवाज आती है कि योर हाइनेस, आपकी खिड़की के पर्दे खुले हुए हैं, अगर आप ऐसे ही सोते रहेंगे तो आपको रात में सर्दी लग जाएगी, क्या मैं ऊपर आके आपकी खिड़की के दरवाजे बंद कर दूं? अब इसे हिनाइल घबरा जाती है, वो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं इसे देख लूंगी अपने हिसाब से। अब रजत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते आते वो हिनाइल के पास जाता है, उसे कानून कहता है कि कल दोपहर पश्चिमी दिशा की ओर आ जाना, वहीं पर मैं अपना आंसर दूंगा तुम्हें। जिसके बाद वो उस मंजिल से कूद के नीचे जाने लगता है। तब इसे देख कर हिनाइल काफी ज्यादा डर जाती है, वो कहती है कि ये तो सेकंड मंजिल है, अगर यहाँ से गिरोगे तो तुम्हारी हड्डी एक हो जाएगी। लेकिन वो देखती है कि रजत सही सलामत नीचे तक पहुँच गया है और वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख कर हिनाइल के जान में जान आती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग पश्चिमी महल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिनाइल की मेड दिया उसे कह रही होती है कि योर हाइनेस, आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। योर हाइनेस, आपने इतनी सुंदर पोशाक किस लिए पहना है? क्या आप काउंट फिल के बारे में सोच रही थी या फिर उससे मिलने के बारे में कुछ सोच रही हो? तब हिनाइल, जो कि अपने हाथों में एक बॉक्स लिए हुई थी, वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब दिया हिनाइल के हाथों में पड़ी हुई इस खरोच को देख लेती है, वो कहती है कि योर हाइनेस, आपके हाथों में चोट कैसे लग गई है? हिनाइल उससे कहते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बस एक माइनर सा चोट है, ठीक हो जाएगा। यह चोट कल रात एल्मोनर से लगी थी, जो कि अभी तक ठीक नहीं हुआ था। जबकि हिनाइल सोच रहा था क्या वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा या फिर क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। कल तो उसने मेरे ऊपर कोई भी आकर्षण नहीं दिखाया था, क्या पता इस ड्रेस को पहनने के बाद वो मेरे ऊपर कुछ अच्छा सा फील करे। और वैसे भी कल रात मैंने जो पैजामा पहना था वो फटा हुआ था, जिस वजह से शायद से उसने मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो मेरे ऊपर इंटरेस्ट नहीं है। अब हिनाइल ये सब सोच ही रही होती है, तभी उसके पीछे से उसके बहनें आ जाती है, जो कि कह रही होती है कि मैंने सुना है कि राजकुमार काफी ज्यादा सुंदर है, लेकिन मैं देख रही हूँ महल के कुछ नौकरानियां कुछ गंदे पोशाक पहन के इधर उधर घूम रही है, मैं बस उनको सही रास्ता दिखाने आई हूँ। ये जो महिला थी इस महल की रानी थी और ये टोन काटते हुए हिनाइल को ही बोल रही थी। हिनाइल जब पीछे मुड़ती है तब वो उसे ग्रीट करती है। हिनाइल और दिया तीसरे महल के थे। महारानी हिनाइल से कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि फर्स्ट प्रिंसेस यहाँ होगी। अब वो प्रिंसेस यहाँ पर टोन काटने लगती है, वो टोन काटते हुए कहती है कि मैंने सुना है 5th प्लेस पर बस नौकरी रहते हैं और उसी सर्वेंट प्लेस में से एक राजकुमारी रहती है जिसका कोई भी एजुकेशन आज तक नहीं हुआ है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं था कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण इतनी खराब तरीके से करेगी। जबकि दूसरे प्रिंस और ज्यादा टोन काटते हुए कहती है कि उसने अपने सुंदर फेस से उसको बहुत ज्यादा आकर्षण करने के बाद क्या वो अपनी बॉडी से अवत्रिकास के सम्राट को अपने बॉडी से मोहित करने के प्रयास कर रही है। वैसे भी उसके मॉम ने भी ऐसा ही किया था, उसने अपनी बॉडी को दिखाकर महाराज को फंसाने की कोशिश किया था और अपने भाग्य को पलटा था। तो उसकी बेटी भी सेम वैसे ही होगी, उसने भी फंसाना सीख लिया होगा।
ये जितना ज्यादा नरम और साफ दिल की दिखती है वैसे तो है नहीं। और अब देखो उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। जबकि इनकी बातें सुनकर हिनाइल काफी ज्यादा दुखी होती है और वो कुछ भी नहीं बोल पाती। जबकि हिनाइल सोच रही थी कि उसकी माँ तो एक बहुत ज्यादा नेक दिल की थी, उसे जबरदस्ती घसीट कर महाराज के कमरे में ले जाया गया था, जिसकी वजह से उन्हें सारी जिंदगी एक अपमान का सामना करना पड़ता रहा। अब इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मैं एक ऐसे इंसान से शादी करूँ जो मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता हो। लेकिन अगर मेरी माँ को पता होता कि मैं कैसे मरने वाली हूँ तो संभवतः वो मुझे शादी ना करने के लिए कहती। लेकिन तभी उसे कोई बुलाता है, एक रेड बालों वाला लड़का। मुझे माफ करना लेकिन मेरे महाराज विनीत अपने गेस्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये लाल बालों वाला लड़का रजत का असिस्टेंट था जिसका नाम इवेन था। इवेन हिनाइल के पास जाता है, उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आप ही शायद से प्रिंसेस हिनाइल हो। मैंने सुना है कि मेरे हाईनेस ने आपको पश्चिमी महल की ओर आमंत्रित किया है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलूंगा जहाँ पर हमारे हाईनेस इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों वहाँ से चली जाती है, लेकिन इनको देख कर महारानी के साथ साथ उनकी बेटियाँ काफी ज्यादा जल भुन जाती है। जिसके बाद हम रजत को देखते हैं जो की इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर हिनाइल आती है और रजत को ग्रीट करते हुए उसे माफी मांगते हैं और कहती है कि कल मैं बहुत ज्यादा रूड हो गई थी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। कल की परिस्थितियाँ कुछ ज्यादा अजीब हो गई थी जिस बात से मैंने आपको अच्छी तरीके से स्वागत नहीं किया, और ये लो आपके कपड़े जो आपने कल मुझे दिए थे। जिसके बाद वो अपना नाम बताने जाती है, लेकिन रजत उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे नाम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और रही बात कल के आंसर की, तो मेरे पास कुछ कंडीशन है। अगर तुमने मेरी सारी कंडीशन को मान लिया तो फिर तुम मेरी वाइफ बन सकती हो।